हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मोइनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारे यूजीसी नेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए पेपर 1। और स्टूडेंट पेपर 1 में भी हम हमारी यूनिट 2 को कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर रिसर्च डिजाइन। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल क्लियरली समझा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए एक मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज भी लेकर आई हूँ। आपको करना क्या है, आज की क्लास में जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद बिना एक्सप्लेनेशन जाने आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अपने आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद आपको वीडियो को क्या करना है, प्ले करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखना है। जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही था या नहीं था या फिर वो गलत हुआ है। ठीक है, और आउट ऑफ 25 आपके क्वेश्चंस कितने सही और कितने गलत होते हैं ये आपको हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने विदाउट डिस्क्रिप्शन कितने मतलब बिना एक्सप्लेनेशन आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल भी आप रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस बिहाफ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है रेदर देन आपको क्वेश्चन रटना है। ठीक है, बल्कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेस्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या सही आंसर है और जो आपके रेस्ट ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि हम आपको यहाँ पर ऑप्शंस के अलग जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने हमारी इसी की प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस 25 क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्लास ज्वाइन करने के बाद, ये वाली क्लास देखने के बाद आप प्लीज वो वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर आपको 25 जो क्वेश्चंस हैं आपकी 50 क्वेश्चंस जो आपके यूनिट 1 के यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के वो वाले क्वेश्चंस भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो 2। और साथ साथ आपको करना क्या है स्टूडेंट, और अब हम डेली क्या करने वाले हैं, डेली आपकी एक यूनिट की 2 क्लास बन रही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम हर एक यूनिट से 50 क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्लास में हम 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी स्टडी करते हैं जो आपके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो होते हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और उन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि जो उसमें ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, उन ऑप्शंस को भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ट्रस्ट मी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनफैक्ट हमें वीडियो को बार बार देखना है और लास्ट तक तो देखना ही देखना है। और एग्जाम में, और स्टूडेंट साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाए, आपको एग्जाम में जाने से पहले डर तो बिल्कुल भी ना लगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, What is the position held by a positivist as far as acquiring knowledge is concerned? तो इससे पहले तो स्टूडेंट हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिविस्ट क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और जाकर जल्दी से इसका क्वेश्चन आपको चूज करना है, इसका ऑप्शन आपको सही चूज करना है। और जब एक्सप्लेनेशन होगी तो उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा ऑप्शन सही था या नहीं था। तो आपका ऑप्शन दिया गया है अ जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च,
बी है साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। सी ऑप्शन है आपका एग्जैक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी एंड डी नन ऑफ द। चलिए अब जल्दी से आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और साथ साथ अपना क्वेश्चन को चूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पॉजिटिविज्म होता क्या है। पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज देखी जाती है कि हम कैसे एक्वायर करें, ठीक है। ये एक रिसर्च फिलॉसफी होती है जो ये कहती है कि चीजें देखी जा सकती है, यानी कि उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है और इसी के बेस पर हम उसको नॉलेज को एक्वायर करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व, मेजर एंड वेरीफाई, ठीक है। इन तीनों चीजों को जब हम चूज करते हैं, तीनों चीजों को जब हम यहाँ पर एक्वायर करते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं, तो वो क्या होता है, वही हमारा पॉजिटिविज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च, नहीं, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाती है। बी आता है साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी ये। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिविज्म है वो आपको एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, मेजर भी कर पा रहे हैं और साथ साथ ये वैल्यू फ्री होता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी। स्टूडेंट्स कभी भी एग्जैक्ट नॉलेज तो आप ले ही नहीं सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई और आपको कुछ पढ़ाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया वो गलत है या फिर जो उन्होंने पढ़ाया वो गलत है। हम दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, हम दोनों के कॉन्सेप्ट कवर करने का तरीका अलग अलग है और आपके समझने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट नॉलेज आपको रिक्वायर हो रही है या आप उसको अटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द अप्रोच which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect is। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स आपके cause and effect रिलेशनशिप की, ठीक है। तो वहां पर आपको देखना है कि कौन सी अप्रोच मानती है कि जो सोशल फिनोमिना है को कॉज एंड इफेक्ट के बेस पर समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला आता है आपका ऑप्शन पॉजिटिविज्म, बी है इंटरप्रेटिज्म, थर्ड है आपका क्वालिटेटिव एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से इसका करेक्ट आंसर चूज कीजिए क्योंकि आपको लास्ट में मुझे बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं हम पॉजिटिविज्म को। पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पॉजिटिविज्म हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही रखता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है आपका पॉजिटिविज्म में हम हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट हमने देखा है कि यहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च होती है। अब साइंटिफिक रिसर्च है तो वहां पर क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो आपको चलेगा ही चलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बताना है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। लेकिन हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो इंटरप्रेटिज्म में आपका क्या कहता है, इंटरप्रेटिज्म लोगों की सोच और एक्सपीरियंस को समझने का काम करता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका जो समझने का, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की। तो क्वालिटेटिव एक रिसर्च मेथड है, ये कोई फिलोसफी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अप्रोच, तो ये अप्रोच नहीं है, ये एक आपका रिसर्च मेथड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो जाता है। चलिए लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जब आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपके सामने प्रैक्टिकल इशू क्या आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, हम एक रिसर्च जब भी रेडी करते हैं, रिसर्च प्रोसेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले एक रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको रेडी करना होता है ब्लूप्रिंट कि आपको अपने रिसर्च जो आप करने वाले हैं वो कैसे कैसे करने वाले हैं, उसके आपको सारे स्टेप्स वहाँ पे डिस्क्लोज करने होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आप अपना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास सामने कौन कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। सबसे पहला है आपका एन इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, addition to knowledge of research only, availability of time and other resources, it should be qualitative,
एंड इट शुड बी क्वांटिटेटिव, सॉरी नेक्स्ट आता है आपका इट शुड बी क्वालिटेटिव। ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, ये नेक्स्ट वाले का था, ठीक है। तो अब आपको इन तीनों ऑप्शंस में से बताना है कि आपका आंसर सही क्या होने वाला है, तो जल्दी से अपने ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम रिसर्च स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले देखें हम यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन हम कोई भी थियोरी को, कोई भी रिसर्च को सिर्फ और सिर्फ थियोरी बेस्ड होकर नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट को देखना होता है। नेक्स्ट आता है एडिशन टू रिसर्च ऑफ एडिशन टू नॉलेज ऑफ रिसर्चर्स ओनली। स्टूडेंट कोई भी रिसर्चर मतलब कोई भी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए या नॉलेज डेवलप करने के लिए नहीं होती है। वो रिसर्च करते करते आपकी नॉलेज भी डेवलप होती है, लेकिन कोई भी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं की जाती है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात कही है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिसर्च तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास टाइम, मनी, डेटा और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है टाइम एंड अदर सोर्सेज, तो ये आपके पास बिल्कुल सही की गई है। लास्ट पॉइंट आता है आपका इट शुड बी क्वालिटेटिव। नहीं, रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच अ रिसर्च स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स आपके टाइम फ्रेम की, ड्यूरिंग विच अ रिसर्च स्टडी एक्सप्लोर। यहाँ पर आपको वो ड्यूरेशन के बारे में बताना है जिस ड्यूरेशन में आपका स्टडी परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है रेफरेंस पीरियड, एज, लॉन्गिट्यूडनल, रेस्ट्रोस्पेक्टिव टाइम। तो इनको आपको जल्दी से ऑप्शन को चूज कीजिए और जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी टाइम वर्क की बात करें यानी कि एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है रेफरेंस पीरियड। क्या कहलाता है? रेफरेंस पीरियड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एज की। एज यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, यानी कि एज का तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। आप किसी भी एज में अपनी रिसर्च कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या होता है? ये एक रिसर्च डिजाइन का टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट्रोस्पेक्टिव। जो आपका टाइम होता है, ये आपका पास्ट इवेंट्स को देखने के लिए एक टेक्निक होती है, यानी कि जो आपकी इवेंट्स अकर हो चुके हैं इन पास्ट, उसको कैसे स्टडी किया जाता है वो हमारा रेस्ट्रोस्पेक्टिव टाइम पीरियड में किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच अ रिसर्च स्टडी एक्सप्लोर्स। एक टाइम फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत आप अगर कोई भी अपनी स्टडी कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका रेफरेंस पीरियड कहलाता है। जैसे स्टूडेंट हम बात करें, आपने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपने 2021 में एडमिशन लिया और 2024 में आप वहां से पास आउट होकर निकल गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका रेफरेंस पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोला गया है द टू मेन अप्रोचेस ऑफ अ रिसर्च आर। आपके दो मेन अप्रोचेस कौन से होते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए? तो पहला है आपका डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, सर्वे एंड क्वेश्चनियर, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, और लास्ट है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जल्दी से इसको सही आंसर बताइए हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आप देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें हमारा सही आंसर क्या है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे टू मेन अप्रोचेस की, यानी कि अगर हमें कोई भी डिजाइन करना है, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अप्रोच किस चीज को करना होगा? डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस बाद में आता है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट नहीं आता है। सर्वे एंड क्वेश्चनियर भी आपका डेटा कलेक्शन के लिए होता है, तो ये भी आपका बाद में आ रहा है। सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन भी बाद की बात है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? जो आपकी सबसे मेन अप्रोच कहलाती है वो होती है कि आप रिसर्च क्वालिटेटिव करना चाह रहे हैं, क्वांटिटेटिव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे मेन अप्रोच की, यानी कि जो बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक हो जाती है, वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? वो हो जाती है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च इज, अब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वालिटेटिव रिसर्च ही क्या होती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक है क्वांटिटेटिव, तो उनके बीच में डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्वालिटेटिव क्या हो गई और क्वांटिटेटिव क्या हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ, क्या है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, प्राइमरी कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना, deals with the collection and analysis of numerical data dependent upon spiritual aspects only। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर आपकी नजरों में क्या है या आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ, क्या होगा, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, वेदर इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो कोई भी रिसर्च बिना पर्पस के तो होती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत ही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना, बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आपको क्या देखना होता है कि जो इवेंट, जो फिनोमिना, जो घटना आपकी घटित हो चुकी है वो उसकी इन डेप्थ नॉलेज निकालना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव हम कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको देखना है कि जो काम हो चुका है, जो घटना हो चुकी है वो क्यों हुई है, कैसे हुई, उसकी इन डेप्थ नॉलेज निकालना, वही क्या कहलाएगा, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का प्राइमरी कंसर्न होती है, यानी कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका रहता है। इसके बाद आता है डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टूडेंट क्वालिटेटिव की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव की नहीं हो रही है। क्वांटिटेटिव में हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को कंसर्न करते हैं, क्वालिटेटिव में नहीं करते हैं। उसके बाद आता है डिपेंडेंट अपॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्टूडेंट्स आपकी जो होती है वो थियोलॉजी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वालिटेटिव को यहाँ पर कंसर्न नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाए, गलत है, और नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, यहाँ पर आपको मैच करना है आपकी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल मेथड। स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में भी ये वाली बात बहुत बार समझी है और अभी हम ये वाली बात समझ रहे हैं कि जो आपका हिस्टोरिकल मेथड होता है, सॉरी मैं पहले ही आंसर बताने लगी, अभी नहीं बताती हूँ, पहले हम इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी सही आंसर बताने का। लिस्ट 1 में आपको बोला गया हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब आपको इनकी लिस्ट 2 यानी कि इसमें आने वाली चीजों को से मैच करना है, पास्ट इवेंट, विजन, प्रेजेंट इवेंट्स एंड फ्यूचर एक्शंस। इनके ये कुछ कोड्स दिए गए हैं स्टूडेंट, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको अपना सही आंसर चूज करना है। जल्दी से चूज कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। स्टूडेंट बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी अपने साथ कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आप अगर चीटिंग करते हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर चीटिंग करते हैं और आप यहाँ पर दिखाने के लिए या किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने मार्क्स ज़्यादा भी बता देते हैं तो उससे आप ही का नुकसान होगा। तो स्टूडेंट्स बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, हमेशा जो हो, जैसा हो वैसे ही प्रतीत हो, वैसे ही अपने आप को शो करो। कोई भी जरूरत नहीं है किसी के सामने शो ऑफ करने की या पोज करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या कहता है। हिस्टोरिकल मेथड क्या कहता है स्टूडेंट, हिस्टोरिकल मेथड पता है ना, हिस्ट्री, पास्ट, तो हिस्टोरिकल मेथड किससे जा रहा है आपका, पास्ट इवेंट से जा रहा है। तो यानी इसमें क्या हो गया, ऑप्शन ए का 1 है, तो इसका मतलब है डी तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड आपका क्या होगा स्टूडेंट, सर्वे मेथड में हम अभी जैसे आपको बताया जाए सेंसस कैलकुलेशन, ठीक है, सेंसस कैलकुलेशन की जा रही है, तो वो क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। तो सर्वे में एक बात बताइए, हम अभी की सिचुएशन देख रहे हैं ना, सर्वे किया जा रहा है यानी कि करंट सिचुएशन को स्टडी किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। तो सर्वे में हमारा क्या आ जाता है, प्रेजेंट इवेंट्स आ जाते हैं, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो बी का थर्ड होने का मतलब क्या है, आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा होगा कि एलिमिनेशन मेथड इसी को हम बोलते हैं। यहाँ हमने क्या किया, जो आपके पास ऑप्शंस गिवन थे उसमें से जो जो आपका गलत होता जा रहा था हमने उसको पहले साइड कर दिया, तो जो बचा वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड आपका कौन सा हो जाता है स्टूडेंट, फिलोसॉफिकल मेथड हो गया यानी कि आप फिलोसफी देख रहे हैं, यानी कि आप अपना एक विजन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरदर्शिता, ठीक है, फिलोसफी देना, एक सलाह देना
ठीक है। सलाह हम देते हैं किस चीज को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए नहीं, यानी कि एक विजन क्रिएट करते हैं ना। तो फिलोसफर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक विजन क्रिएट कर रहे हैं। तो विजन क्रिएट में क्या हो गया आपका, सी का 2 हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट किसके लिए किया जा रहा होगा, पास्ट इवेंट के लिए, जो हो चुका है उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नहीं जो तो हो चुका है खत्म हो गया। प्रेजेंट के लिए नहीं, किसके लिए करेंगे हम, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आप एक बार बताइए, अभी इस वक्त जैसे सोलर प्लेट्स लग रही हैं, अभी आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि इन्वेंशन किया जा रहा है कि सोलर प्लेट से चलने वाली आपकी कारें इन्वेंट होंगी, ठीक है, यानी कि इस पे काम किया जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च चल रही है ना, किसके लिए चल रही है, फ्यूचर के लिए चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल आपके फ्यूचर एक्शन के लिए हो गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारी वीडियोस में जो मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपको चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे लेकर आते रहें, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल दैट इज @मोहिनी वालिया 16S को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको आने वाली सारी अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और साथ साथ हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे @मोहिनी वालिया 16S, तो वहाँ पर आपके सामने आ जाएगा MS क्लासेस। तो उसको आपको करना क्या है, उस पर आपको जाना है, सीधा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ साथ वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पे आपको क्लास 1 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्लास 2 की वहाँ पर आपको पेपर 2 की वहाँ पर आपको आपकी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप कॉमर्स से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी अपडेशन होनी चाहिए या आप कुछ और चाहते हैं वीडियो में एडिट करवाना या वीडियो में और कुछ आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वाला पॉइंट वीक है तो इस वीडियो पर, इस वाले पॉइंट पर एक एडिशनल वीडियो आपको चाहिए या कोई आपका की पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर भी हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following research specifically requires objectivity to discover fact and causes from the data gathered for the purpose। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फैक्ट और कॉजेस को देख रहे हैं जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके लिए। सबसे पहला आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा वो हमें बताइए। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो हमने फैक्ट्स लिया है, उन जो हमने डेटा गैदर किया है पर्पस के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी हम उसकी जब देख रहे हैं तो वो हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव में नहीं देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च होता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर हमारे फाउंडेशन बेसिस को लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा फाउंडेशन रहता है, यहाँ पर हमारे फैक्ट्स को स्टडी नहीं किया जाता। उसके बाद आता है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च। तो स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये किसी भी टॉपिक की जब हम इन डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी इन डेप्थ यानी कि उसकी पूरी हिस्ट्री को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी रिसर्च की स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने फैक्ट्स और कॉजेस को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट आपका आता है यहाँ पर एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो आपका एक्शन रिसर्च होती है उसमें हम किसी भी तरीके की जो एक्टिविटीज है उन सबको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी आपकी एक्शन रिसर्च जैसे कि प्रेजेंट प्रॉब्लम को हम यहाँ पर इमीडिएटली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी है, अब उसे हमें चुप कैसे कराना है,
ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, इमीडिएट एक्शन हो गया। एक्शन रिसर्च में हम हमेशा क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली आपको सॉल्व कैसे करना है वो वाली चीज को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव गलत हो जाता है, फंडामेंटल गलत हो जाता है और एक्शन भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, which of the following aspects are true in context of research in science, social science and humanities। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपकी रिसर्च यानी कि साइंस में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज में जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपके हेल्पफुल रहते हैं। द नीड ऑफ सुपीरियर टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस, the triangulation method of research is essential both in quantitative and qualitative method, random sampling is important and practical in social science only, manipulation is a necessary tool only in experimental research that makes it difficult from descriptive research। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके कोड्स गिवन है उन कोड्स को आपको एनालाइज करके बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आपको बोला गया है द नीड ऑफ सुपीरियर टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस। बिल्कुल सही कहा गया है स्टूडेंट। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जो आपका गाइडेंस है, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक सिलेक्शन है, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सब कुछ जो आपका पेशेंस है उसमें तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर आपको सुपरवाइजर चाहिए जो सुपरवाइज करे सब चीजों को, जो गाइड करे आपको, टॉपिक चाहिए जिस टॉपिक पे आपको करना है, क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए कि आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो, साथ साथ पेशेंस तो बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट एक रिसर्च में जब भी आप करने लगते हैं, कोई भी रिसर्च करने लगता है तो सबसे पहले आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिलती है, आपको सक्सेस वहां पे अचीव करनी पड़ती है काफी टाइम फेल होकर। क्योंकि फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ देखने की बात होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर रिसर्च में आपको ये देखना होता है कि आप कितनी बार फेल होकर भी पास हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है। क्योंकि अगर आप एक बार अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी हद तक रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है द ट्रायंगुलेशन मेथड ऑफ रिसर्च इज एसेंशियल बोथ इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका ट्रायंगुलेशन है वो मेनली आपका क्वालिटेटिव से चलता है, यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव में काम नहीं होता है। तो इसलिए वाला स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है रैंडम सैम्पलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इन सोशल साइंस ओनली। यहाँ पर ये वर्ड आ गया ना ओनली, इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्योंकि स्टूडेंट रैंडम सैम्पलिंग आपके सभी रिसर्च मेथड में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन इज अ नेसेसरी टूल ओनली इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो स्टूडेंट ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके मैनिपुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर्स इन्वॉल्व्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव स्टडी को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि उनके कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला है आपका नॉन पार्टिजन, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एंथुसियाज्म। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपकी सबसे पहले, दैट इज नॉन पार्टिजन। नॉन पार्टिजन में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन यहाँ पर ये नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिविटी आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी की अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी में जो रिसर्चर होता है वो खुद को एनालाइज करता है, आपके पर्सनल ओपिनियन को एनालाइज करता है कि आप किसी रिजल्ट पे आके क्या कंक्लूजन देने वाले हैं, कि आपका जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, वो आपको इस तरह से लेकर चलना है कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपकी
रिजल्ट को, आपके कंक्लूजन को अफेक्ट ना करे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च हम जो कर रहे हैं वो हम किसी पर्सन को एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं। उसमें आप ट्रांसपेरेंसी कैसे रख सकते हैं, आप किसी को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिसर्च होने के बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रिसर्च आप उसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका हर एक रिसर्च के लिए चाहिए होता है, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो। लेकिन आप यहाँ पर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस को जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता है। तो सबसे बेसिक आपका सबसे ज्यादा जरूरी वाला कौन सा होता है, होते तो देखिए स्टूडेंट सारे ही हैं, ठीक है, सभी आपके एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि रिफ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई जो भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो मेरी खुद की सोच है वो मेरे कंक्लूजन को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है, क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, कि हमारी जो रिसर्च है वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी से, हमारी रिफ्लेक्सिबिलिटी से कभी भी अफेक्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे हम रिसर्च के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आता है, ऑप्शन 1 है बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका आंसर सही क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च की क्लासिफिकेशन की, तो ये तीनों ही आपके क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, तो ये आपके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। यहाँ पे हम बात करते हैं पर्पस की, यानी कि अगर हमारा मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं, तो वो हमारा ये वाला रहता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये आपका रहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। एंड लास्ट है आपका फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये आपका रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। तो ये तीनों ही आपके रिसर्च के क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंसेज। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ह्यूमन एक्शन को यहाँ पर एनालाइज करना है, आपका इंटरप्रेट करना है सोशल साइंस में, तो वो हमारा किस टर्म में आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपकी थियोलॉजी की, तो थियोलॉजी में हम स्टूडेंट्स हमारे धर्म को पढ़ते हैं, हमारे धर्म शास्त्र को पढ़ते हैं, ठीक है। ईश्वर के बारे में पढ़ा जाता है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी बुक्स हमें हमारे धर्म के बारे में बताती हैं, उन सबको यहाँ पर स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो थियोलॉजी तो हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ओंटोलॉजी की, तो स्टूडेंट ओंटोलॉजी जो होती है वो आपकी रियलिटी की स्टडी होती है। आज के टाइम में क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो आपका क्या चल रहा है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हम ह्यूमन एक्शन को नहीं बल्कि प्रेजेंट सिचुएशन को स्टडी करते हैं, तो ये वाली चीज भी आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिविज्म। तो स्टूडेंट पॉजिटिविज्म आपका क्या होता है, ये आपके ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पर बेस्ड स्टडी होती है। यहाँ पर हम आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, नॉट ह्यूमन एक्शंस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हर्मेटिक्विस्ट। हर्मेटिक्विस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिसर्चर आपके थियोरी को समझ, आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टडी किया जाता है कि अगर लोग ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। जैसे अगर स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं है या फिर स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है उसको स्कूल से छुट्टी करने का, तो यहाँ पर उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्शन को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हर्मेटिक्विस्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, विच रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप दैट इज कैजुअल इन नेचर। यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है स्टूडेंट, कैजुअलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका कैजुअल कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल एंड डिस्क्रिप्टिव। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपके कैजुअल कंपैरेटिव की, तो कैजुअल कंपैरेटिव में क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे कॉजेस को स्टडी करते हैं जो पहले से ही हो चुके होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसे इवेंट है, कोई ऐसे
आपकी घटनाएं हैं जो पहले हो चुकी हैं, अब हम उनको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जैसे कोरोना की बात है, अगर हम कोरोना को पास्ट में हमारे क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं उनको अगर आज स्टडी करने लगे तो वो हमारा कैजुअल कंपैरेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल की, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, रिसर्चर यहाँ पर प्रूव करता है कि क्या कारण रहा है एक एक्टिविटी के होने का, यानी कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा एक ग्रुप हो गया ग्रुप ए और एक हो गया हमारा ग्रुप बी। ग्रुप ए को हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई आपकी स्मार्ट क्लासेस और ग्रुप बी को हमने प्रोवाइड कराई आपकी नॉर्मल क्लासेस, और एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन हमने क्या किया, उनका रिजल्ट कंक्लूड किया कि जो हमारे ग्रुप ए वाले बच्चे थे उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या ग्रुप बी वाले बच्चों ने ज्यादा परफॉर्म किया। तो उसके बीच के उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे किस ग्रुप ने ज्यादा अच्छा किया, यानी कि हमारी स्मार्ट क्लासेस का इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला जा रहा है जो कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जा रहा है एक कैजुअल नेचर में। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर एक कैजुअली हम चल रहा है, हमने यहाँ पर नेचुरल एक्टिविटी को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करते हुए अपने कंक्लूजन को निकाला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। उसके बाद करें अगर हम कोरिलेशन की, कोरिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई और वेरिएबल्स नहीं होते, यहाँ पर हमारे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। स्टूडेंट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है, व्हाई एंड हाउ, कैसे हुआ ये वाला काम, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है स्टूडेंट, द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थियरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। देखिए अभी मैंने बात की आपसे हाउ एंड व्हाई वाली, बिल्कुल यहाँ पर आ गई है कि हाउ एंड व्हाई, किसी भी चीज के हाउ एंड व्हाई फिनोमिना को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कौन से वाले मेथड में आता है। सबसे पहला हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्रेडिक्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसका सही आंसर चूज कीजिए, क्या आपकी नजरों में सही होगा। ठीक है, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो गलत है तो वो गलत क्यों है। ठीक है, सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट, डिस्क्राइब कर रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पर हम बताते हैं व्हाट इज हैपनिंग, चल क्या रहा है ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव रिसर्च। प्रिडिक्टिव रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है। और लास्ट हो गया एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी में क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हाउ एंड व्हाई दिस हैपन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन किया, कब, क्यों, कहां, कैसे। व्हाट इज हैपनिंग एक्सप्लेन किया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, व्हाट विल हैपन एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रेडिक्टिव रिसर्च में, एंड व्हाई दिस हैपन एक्सप्लेन किया जा रहा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कौन सा आंसर चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए आंसर हाउ एंड व्हाई। व्हाई का आंसर आ गया, व्हाई का आंसर कौन दे रहा है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दे रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स, द स्टडी इन विच इन्विजिलेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका इन्विजिलेटर है वो ट्रेस कर रहा है एक इफेक्ट को जो हो चुका है, उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स आपका सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड समेटिव रिसर्च। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन को चूज कीजिए और हमें आंसर बताइए। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स आपका सर्वे रिसर्च। हमने अभी जो हमारा लिस्ट आई थी जिसमें हमें मैच करना था, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा सर्वे रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को स्टडी करने के लिए होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे इफेक्ट को देख रहा है जो कि हो चुका है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टूडेंट दोनों ही रिसर्च आपकी पास्ट के लिए होती है, दोनों ही रिसर्च में हम अपने पास्ट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। क्या फर्क है,
पास्ट हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम पास्ट को स्टडी करते हैं, पास्ट में ही छोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ताजमहल का इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, हमने वहां पे सब कुछ रिसर्च किया, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। आज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमने उसको स्टडी नहीं किया। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात को पास्ट में छोड़ देते हैं, पास्ट की रिसर्च को हमने पास्ट में छोड़ दिया, प्रेजेंट पे उसका क्या इफेक्ट हुआ है वो चीज हमने यहाँ पे नहीं देखी। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में हम क्या करते हैं, ऐसे इवेंट जो हमारे पहले हो चुके हैं, अब उनका क्या कारण, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हमारा यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, काफी सारे देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। तो वो क्या हो रहा है, उन कारणों से, जो लड़ाई हो चुकी है, जो बम विस्फोट हो चुके हैं, उसका कारण क्या पड़ रहा है, वहां के लोगों पे क्या उसका फर्क पड़ रहा है, अगर हम उसको स्टडी करने लगे तो दैट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। यानी कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो इवेंट हो चुका है लेकिन अब उसके कारण ढूंढे जा रहे हैं कि उसके अफेक्ट क्या पड़े हैं, उन चीजों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में आता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है वो आपकी कौन सी एबिलिटी को शो करता है, सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, expound new principles, evaluate the existing material concerning research, study the existing literature regarding various topics। तो हमें यहाँ पर बताना है स्टूडेंट, जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है वो क्या होता है। जल्दी से ऑप्शन को चूज कीजिए और हमें आंसर सही बताइए। तो स्टूडेंट बात करें अगर हम फंडामेंटल रिसर्च की, तो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम न्यू कॉन्सेप्ट को अराइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे कि ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था हमें, वो हमें न्यूटन ने दिया था। न्यूटन क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल गिरा, उन्होंने इन्वेंट किया ग्रेविटी आ गई। तो ग्रेविटी उससे पहले किसी और ने इन्वेंट नहीं की थी, बिल्कुल नया प्रिंसिपल था। तो दैट्स बेसिक इन्वेंशन रहेगा, ये आपकी बेसिक रिसर्च रहेगी या फंडामेंटल रिसर्च रहेगी। तो फंडामेंटल रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, न्यू प्रिंसिपल्स को, न्यू टेक्निक्स को, न्यू फॉर्मुलाज को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिंथेसाइज न्यू आइडिया। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आइडिया नहीं फाउंड किया जाता है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही आंसर आपका, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स को इन्वेंट किया जाता है। इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसको रिसर्च करना, नहीं वो नहीं होता है यहाँ पर। स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, नहीं ये भी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस रहेगा कैजुअलिटी के बिहाफ पे। एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, रिसर्चर प्रूफ करता है कि क्या कारण रहा है कि एक कोज हुआ है, उसका इफेक्ट क्या रहा है, उसमें रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ग्रुप ए और ग्रुप बी का, जहाँ पे स्मार्ट क्लास और हमने नॉर्मल क्लास रखी थी, फिर उनके बीच में कंपैरिजन किया था, तो वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एविडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कैजुअलिटी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल किसी भी चीज को, जो हमारी नेचुरल थिंग है उसको हम अफेक्ट बिना किए हुए हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, नेचुरल थिंग को हम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नेचुरल एक्टिविटी हम अपना कंक्लूजन कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड, किस मेथड में होता है जिसमें हम कैजुअलिटी के साथ अपना एविडेंस भी रखते हैं और साथ साथ हम अपने जो हमारा सॉल्यूशन है उसको प्रूव भी करते हैं, तो वो हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। बात करें कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी में, तो स्टूडेंट कैजुअल कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉजेस पहले हो चुके होते हैं उनके इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, जो पहले कॉज हो चुका है उसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोरिलेशनल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस, तो ये गलत है क्योंकि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी इज दैट। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टूडेंट केस स्टडी की, तो केस स्टडी क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो हो चुकी है, अब हमें यहाँ पर उस स्टडी के ऊपर
वो जो केस हो चुका है, अब हमें उस पर एनालाइज करते हुए अपना कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर विच इट इज एप्लीकेबल, देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स, इट रिक्वायर्स अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव सैंपल साइज, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रायंगुलेशन मैथड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज करके बताना है कि क्या इसकी लिमिटेशन होगी, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर विच इट इज एप्लीकेबल। तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन ये हमारा लिमिटेशन नहीं है। दे आर नो कंट्रोल ग्रुप्स, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है स्टूडेंट, क्योंकि केस स्टडी में हम डीप स्टडी करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है, ये गलत है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव सैंपल साइज, ये भी होता है लेकिन ये आपका लिमिटेशन नहीं होता है, यहाँ पर आपका ये हेल्पफुल रहता है। इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड इन ट्रायंगुलेशन मेथड, तो इट्स ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पर सही, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं आता है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, वो है हमारा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप नहीं हो पाता है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स, Which of the following research method is termed as controlled observation? यहाँ पर बात की जा रही है controlled observation की, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जो आपका चल रहा है कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ हमें देखना है, तो वो किस मेथड में होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च तो हमारे यहाँ पर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो रही है, और हिस्टोरिकल रिसर्च तो आपकी क्या होती है, पास्ट एनालिसिस होती है, वहां पे आप क्या कंट्रोल कर लोगे, जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है ना, उसमें तो कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये तो है ही नहीं। उसके बाद आता है फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च क्या है स्टूडेंट, आप अपनी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपनी फिलोसफी दे रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें आप क्या ड्रॉबैक, क्या कंट्रोल करोगे, कुछ भी नहीं कंट्रोल किया जा सकता। उसके बाद किया जा रहा है स्टूडेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल देखना, भाई ये देखना कि उस मतलब कंट्रोल करके देखना कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने किसी चीज को कंट्रोल करा तो हम ये देख रहे हैं कि उस पर किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैंने एक बच्चे को ये कह दिया कि आपको कमरे के अंदर ही रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है बच्चे के ऊपर, बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर, बच्चे की सिचुएशन के ऊपर। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि बच्चे आज के टाइम में बहुत ज्यादा फोन देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसको वहीं से फोन रोक लूं, मैं उन बच्चों को फोन ना दूं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला, बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस करेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी बिहेव करेगा, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसको बाहर के एनवायरमेंट में वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो यही क्या है, यही हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट में हमारा बेसिकली क्या हो गया, जहां पर हम अपना कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जहां पर कंट्रोल के साथ ऑब्जर्वेशन की जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च। यहाँ पर देखिए हमने अभी देखा फील्ड वर्क हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, जो हमारी फील्ड वर्क रिसर्च होती है वो किसके बिहाफ पे होती है, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड बायोग्राफिक। तो जल्दी से आंसर करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फील्ड वर्क की, ठीक है। फील्ड वर्क का मतलब क्या हो गया, लोगों से मिलना हो गया, सर्वे कलेक्ट करना हो गया, इंटरव्यू लेना हो गया, ऑब्जर्वेशन करना हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। इन शॉर्ट रियल वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, आपका फील्ड वर्क हो गया, ठीक है। आप जो रियल वर्ल्ड से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो क्या हो गया, फील्ड वर्क में आप यही काम करते हो। तो ये जो आपका काम मतलब लोगों से मिलजुल के जो आपका काम कलेक्शन इकट्ठा करना, डेटा कलेक्ट करना हो गया, वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपका एम्पिरिकल मेथड के अंडर। एम्पिरिकल में हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल में हम यही काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल में क्या है, हिस्टोरिकल में तो हम अपना वो
पास्ट डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पास्ट डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये तो आपका है ही नहीं सही। एक्सपेरिमेंटल में स्टूडेंट, हम एक्सपेरिमेंटल में, मैंने आपको अभी बताया है कि एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, हम बच्चों की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, यहाँ पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने ग्रुप ए भी दे दिया, ग्रुप बी भी दे दिया, अब उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्मार्ट ग्रुप वाले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नॉर्मल वाले कितना अच्छा ग्रुप कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, तो यहाँ पर हम अपना फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। बायोग्राफिकल में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी बायोग्राफी को देख रहे होते हैं कि जो हमारी बायोग्राफी होती है, लास्ट पास्ट होता है हमारा, उसको देख रहे होते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, फिर से हमारे पास फील्ड स्टडी आ गया है, एक ऐसी रिसर्च जो अप्लाई की जा रही है उसका लॉ at the time of field research to draw more and more clear ideas about the problem is, जो हमारे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे क्लियर आइडियाज है किसी भी प्रॉब्लम के, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नन ऑफ द अबव। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका दिसंबर 2008 में आपसे पूछा भी जा चुका है, तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से करना है और स्टूडेंट्स वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि आपकी ये वाली वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो एग्जाम में बार बार आपके क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, हम वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है। चलिए स्टूडेंट बताइए, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट यानी कि फील्ड स्टडी के बारे में। तो अप्लाइड स्टडी में क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो आपकी सिचुएशन है आप उसको अप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च में हो जाता है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है स्टूडेंट, एक्शन रिसर्च में हम प्रेजेंट प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कैसे किया जाए वो वाली चीजों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं, एक प्रूफ करते हैं, यहाँ पर हम क्लियर डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, यानी कि आपको क्लियर आइडिया प्रोवाइड किया जाता है जो प्रॉब्लम आपके सामने है उस चीज की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम यहाँ पर आपको एक बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च। स्टूडेंट अब आपसे बात की जा रही है डेवलपमेंटल रिसर्च के बारे में, तो डेवलपमेंटल रिसर्च आपकी कौन सी हो जाएगी, फिलोसॉफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या सही होने वाला है, डेवलपमेंट रिसर्च के लिए कौन से वाली कैटेगरी आपकी क्लासिफाइड रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट की बात करें फिलोसॉफिकल रिसर्च की, तो फिलोसॉफिकल रिसर्च आपका क्या कर रहा है, ये आपको फिलोसॉफिकल रिसर्च आपको प्रोवाइड करा रहा है आपकी डेवलपमेंट रिसर्च में। का मोटिव क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं डेवलपमेंट रिसर्च का हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे नॉलेज को डेवलप करना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिलोसॉफिकल रिसर्च में क्या आ जाएगा, फिलोसॉफिकल रिसर्च में हमारी आएगी जो हमारी फिलोसफीज चल रही है, ठीक है, जो भी हमारे सामने थियोरीज आई है, जो भी हमने उन सबको किया उन सबकी स्टडी। एक्शन स्टडी क्या हो जाएगी, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है यानी कि प्रेजेंट प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है उसको इमीडिएटली हम कैसे सॉल्व कर सके, वो वाली चीज आ रही है, तो ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ये देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि डेवलपमेंटल में क्या हो गया, आपको सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इमीडिएट आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, और फिलोसॉफिकल रिसर्च भी आपके लिए रहेगी कि आपको कौन सी थियोरी कहाँ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब आपके सामने आ जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी क्या हो गई, एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च और रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम आर लॉन्गिट्यूडिनल। ये स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला सही है, थोड़ा सा वो बीच में कट हो रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एंड सिमुलेटिव रिसर्च। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपका एक्शन रिसर्च होता है क्या होता है, हम यहाँ पर एक्शन रिसर्च में ये देखते हैं कि जो आपके सामने प्रेजेंट प्रॉब्लम आई है उसका इमीडिएट आप कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आपका यहाँ पर सही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम।
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म phenomenology is associated with the process of qualitative research, analysis of variance, correlational study and probability sampling। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजी की। फिनोमिनोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, ये लोगों के एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारी क्या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोरिलेशनल स्टडी है? क्या हम इसमें कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं? नहीं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो रही है? नहीं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, ऑब्जर्वेशन को तो देखते हैं ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही किया जा रहा है। फिनोमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लोगों की फीलिंग्स, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 25th क्वेश्चन पर। आई होप स्टूडेंट आपको ये सीरीज मजेदार लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम आ रही होगी जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताते चलना कि हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। When a researcher starts with the dependent variable and moves backward, it is called। स्टूडेंट पहले उसने क्या किया, उसने एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद एकदम से उसने बैकआउट किया। तो उस वाले थ्योरी को हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्टिव रिसर्च, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जल्दी से सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बताइए हमें। तो स्टूडेंट पहले बात करें प्रिडिक्टिव रिसर्च की, तो प्रिडिक्टिव रिसर्च का तो मतलब आपको पता ही है, प्रिडिक्ट करना व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है उसके बारे में देखना, तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम अपनी प्रेजेंट रिजल्ट से पीछे जाकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, अभी हम जहां पर है उससे पहले जाकर, जैसे कि अगर आपका कोई सामान हो, कोई आपने कहीं रख दिया हो और आप उसको रखकर भूल गए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एनालाइज कर रहे हैं, वहां रखा था, वहां रखा था, वहां रखा था, कहाँ रखा था, कहाँ रखा, ओ याद आ गया, वो वहां रखा था, मैं वहां गई थी, वहां जाते रहते मैंने फिर वहां रख दिया था। ये क्या हो गया, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अभी करंट सिचुएशन से थोड़ा सा पास्ट में जाके सोचा कि क्या वहां पे सही होना था, यानी कि वो क्या कहलाता है, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च हो गया, जहां पर आप अभी डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हुए मूव बैकवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च विल बी द राइट आंसर। उसके बाद करें हम स्टूडेंट बात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जो एक्सप्लोर करता है आपके आइडियाज को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके आउटकम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आता है, लास्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के आपका थॉट क्या कहता है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। स्टूडेंट अगर आपके पास समय है लेकिन शिक्षा नहीं है तो सफलता थोड़ी सी पीछे हट जाती है। शिक्षा है लेकिन समय नहीं है तो भी आपकी शिक्षा व्यर्थ ही रहती है। लेकिन जब आप अपने समय और शिक्षा के साथ एक सही समायोजन करते हैं, सही कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, एक सही उन दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करते हैं, तभी आपका क्या होता है, तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको करनी है एक टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको करनी है अपनी एजुकेशन को स्टैब्लिश करना है, आप अपनी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद रिक्वायर्ड टाइम, सही वक्त रहते हुए, सही टाइम होते हुए, सही शिक्षा का उपयोग करते हुए आपको कैसे सफलता प्राप्त करनी है, यही आपके जीवन का सही उद्देश्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर @मोहिनी वालिया 16S जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। MS क्लासेस के नाम पर आपको वहां पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पेपर 1 की सारी वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। स्टूडेंट अभी हमने हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की दोनों क्वेश्चंस को, दोनों सीरीज को फॉलो किया है, जिसमें हमने हर एक क्लास में 25 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है और साथ साथ हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी दोनों क्लासेस वहां पे अपलोड हो चुकी हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए और जल्दी से सारी चीजों को, सारी क्लासेस को वॉच कीजिए। और स्टूडेंट्स अपकमिंग क्लासेस में आपके पास सारी की सारी क्लासेस आने वाली है, कम्युनिकेशन भी आएगी आपके पास कोरिलेशन भी आएगा आपके पास, जितनी भी आपकी पेपर 1 की जितनी भी आगे की यूनिट्स हैं हम सभी वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और सभी को मैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पर आपको समझाने वाली हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में आपको समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपको क्लास मिस नहीं करनी है, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और बिल्कुल भी आपसे मिस ना। स्टूडेंट्स जब तक आपकी क्लास चलती रहेगी तब तक ही आपकी स्टडीज चलती रहेगी, और आपको करना क्या है, आपको अपने टाइम और अपनी एजुकेशन के साथ एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडी एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। थैंक यू।